16 channels. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपको सीधे लिए चलते हैं किशनगंज, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त जीविका दीदियों के साथ संवाद करते हुए। और 8,000 की एक नया सिलाई मशीन खरीदी। फिर कुछ दिन के बाद 7,000 रुपया 7 महीने तक घर चलाने के लिए मिला, लेकिन मैंने उस पैसे को खर्च नहीं की, खुद से जमा किया और खुद से कुछ मिलाकर कट्टे पर जमीन लिए। जमीन में मक्का रोपते हैं, धान रोपते हैं। मक्का बेचकर हमको 17,000 फायदा हुआ है। 10,000 अपना बचत खाता में रखे और 7,000 में फिर धान रोपे। धान से चावल बनाकर घर में खाती हूँ और धान का चारा जो गाय के भी खिलाती हूँ। मेरे अबू एक दिन मजबूर हो गए, उनको बोलती है, बेटी अब मैं मजदूर करने नहीं पाती हूँ, मेरा जगह भी नहीं है, कहीं हम बेच के एक टोटो खरीद लेती, बाहर से पैसा आने वाला भी नहीं है, हमको एक टोटो खरीद के दो। तो बेटी एक तो हमको टोटो खरीदने का कोशिश कर दीजिए। तो अबू को बोले ठीक है, अबू एक टोटो खरीद देंगे। तो हमसे SJY में जो जुड़े, तो SJY में जुड़ने से पहले जो हम 100 रुपया कमाई कर रहे थे, सिलाई कर रहे थे, अभी SJY में जुड़ के जो हम कपड़ा की दुकान की है, कपड़ा की दुकान से 500-600 की कपड़ा भी बेच लेते हैं और 300-400 की जो ब्लाउज भी सी लेते हैं। सी के जो है मेरा 1,000-1,100 तक हम इनकम कर लेते हैं। बस उसी का ही सब इनकम की है। और मेरा अबू को जो है समूह से 30,000 रुपया ऋण कर ली और जो हम जो फायदा किए उस फायदे से 30,000 रुपया लेकर मेरा अबू को एक सेकेंड हैंड टोटो खरीद के दी। जैसे मेरे अबू 300 या 400 की, मेरा अबू को 60 साल उम्र हो गई है, उतना नहीं चलाने पाते थे, जो मेरा अबू 400-500 की आमदनी कर लेती है, उसी का हिसाब से जो हम ऋण भी चुका दिए। अभी मेरा दुकान में 40,000 की पूंजी है और पट्टे पर 40,000 में जमीन ली हूँ और बचत खाता में भी 30,000 जमा करके रखी हूँ भविष्य के लिए। मेरा कोई कहीं से आने वाला नहीं है, इसलिए भविष्य के लिए हम 30,000 खाता में बचत करके रखे। और मेरा 3 बहन को पढ़ाने नहीं पाते थे गरीब की वजह से, अभी जो SJY में जुड़ के जो हम 3 बहन को पढ़ा दी हूँ और अपने गाँव के बेटियों को पढ़ने और हुनर और कम उम्र में शादी कराने के लिए भी मैं समझाती हूँ। अपने गाँव की 8 लड़कियों को और 3 बहन को सिलाई मशीन चलाना सिखाई हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर खुद की रोजगार कर सके। मैं बात पर मेरी आप एक दिन खुश होकर उनको बोलती है, बेटी मंतसा मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। बेटा की कमाई मेरा मंतसा बेटी करती देती है। मेरा बेटे हमको टोटो खरीद के देगी, मगर मेरी बेटी जो है हमको टोटो खरीद के दी है और 3 बहन को पढ़ा भी दी है, सिलाई का काम भी सिखा दी। 8 लड़की को जब हम सिलाई का काम सिखाए, 8 लड़की से 300 टका महीना से हम पैसा भी ले चुके हैं। बस जीविका समूह में जो हम कभी नहीं सोचे कि हम इतना अबू को दे पाएंगे कि खुद हम इतना कर पाएंगे, मगर जीविका समूह में जुड़कर इतना हिम्मत और मदद हमको मिली है। जब मेरा घर में अब सब बहुत खुश है, खुशहाली से हम लोग जिंदगी जी रहे हैं और मुख्यमंत्री भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही इंस्पायरिंग आपका कहानी है। हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए सुमित्रा देवी दीदी से अनुरोध करना चाहेंगे, अपना अनुभव को साझा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया जी को मेरा प्रणाम, जितने भी हैं दीदी भैया उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सुमित्रा देवी, मैं ग्राम कोसीडांगी प्रखंड ठाकुरगंज जिला किशनगंज बिहार के रहने वाली हूँ। ज्योति जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, नारी शक्ति महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ, DCLA की सदस्य हूँ। मैं आज अपने बताना चाहती हूँ, जब मैं जीविका में नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिस्थिति क्या थी, जब मैं जीविका में जुड़ी हूँ तब मेरा परिस्थिति क्या है, 2 शब्द में आप सभी को बताना चाहती हूँ। जब मैं जीविका में नहीं जुड़ी थी तब मैं गरीब परिवार की बेटी और गरीब परिवार की बहू थी और मैं काम करती थी दूसरे के खेत में, काम करके मैं अपना घर चलाती थी। जिस दिन मैं काम नहीं कर पाती थी तो मेरा घर में सही से चूल्हा भी नहीं जलता था। कभी कोई घर में बीमार पड़ गया या कोई पूजा पाठ होने से कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज के नीचे इस तरह दबे रहते थे जो ना मैं बच्चे को पढ़ा पाती थी, ना अच्छा खाना ना अच्छा कपड़ा दे पाती थी। मेरे पति भी बाहर रहा करते थे, कर्ज तोड़ने के चक्कर में सालों सालों बाहर रहते थे और हम बच्चा लेके घर में अकेले रहती थी। कहता है ना, गरीबी और मजबूरी में कोई साथ नहीं देता है। मैं बच्चे
200-300 का काम कर लेती थी। तब मैं दीदी को 10,000 रुपया दिया, समीप में समूह में जमा कर दी। फिर समूह से हम 30,000 रुपया लिए। 30,000 रुपया लेकर मैं दुकान बनाई। मेरा घर रोड के साइड में है, तो मैं दुकान बनाई, कॉस्मेटिक का दुकान खोली। जो सिलाई के साथ साथ मैं दुकान भी कर लूंगी। मेरा दुकान भी अच्छा चलने लगा और सिलाई भी करने लगे। तब जाके मैं धीरे धीरे फिर 30,000 रुपया जीविका को वापस करके मैं 50,000 लोन लिए। 50,000 लोन लेके मैं कॉस्मेटिक का और रेडीमेड कपड़ा का दुकान बढ़ाए। मेरा दुकान अच्छा चलने लगा। जहाँ मैं 80 रुपया के काम करती थी, वहाँ मैं 300, 400, 500 का रोज काम कर लेती थी। तो मैं अपना पति को बोले, आप घर में आइए, घर में रहिए हम लोग के साथ में, और आप मेरे साथ हाथ बटाइए। जीविका ने मुझे इतना अच्छा काम दिया है, आप मेरे साथ रहिए, हम लोग साथ में काम करेंगे। आप मेरा सामान आके दीजिए, मैं दुकान में बैठ के बेचूंगी और सिलाई भी करूंगी। फिर 2020 में कोरोना महामारी में पूरे देश बेरोजगार बैठे थे, लेकिन मुझे काम मिला। नीतीश भैया ने मुझे मास्क बनाने का काम दिए। हम 85,000 का मास्क बनाए। एक महिला के लिए 85,000 मायने इतना रुपया देखेंगे, लेकिन नीतीश भैया के कारण हम इतना रुपया देखें। जीविका में मास्क बनाए। मास्क बना के हम 50,000 का मास्क बनाए। दुकान कंपनी से हम घर बनाए। मेरे पास घर नहीं था, घर बनाए। फिर मैं 50,000 लोन लेके दुकान बढ़ाए। मेरा दुकान इतना अच्छा चलने लगा। 1,000-1,500 के रोज हम बेच लेते थे दुकान में, सिलाई कर लेते थे तीनों मिला के। फिर मैं 10 कट्ठा जमीन खरीदे हैं अपना नाम से, उसमें मक्का लगाए हैं जीविका की मदद से। मैं आगे भी चाहती हूँ, मैं दुकान में बैठा हूँ। मेरा घर गाँव में है और दीदी सबको परेशानी होती है। जेरेस कराने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जेरेस कराने के लिए। इसलिए हम जीविका की मदद से और कुछ दुकान कंपनी से जेरेस कॉपी का मशीन बैठाना चाहती हूँ। और इसलिए हम नीतीश भैया को दिल से धन्यवाद देते हैं जो भैया आप जीविका जैसे परियोजना को बिहार में लाए, जो हम सब दीदी आज स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपना एक पहचान है। मायके में तो माँ पापा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन ससुराल में पति का नाम से। लेकिन जीविका में जीविका ने हमें एक नाम दी, अपना नाम। हमको अपना नाम दी। कहीं जाते हैं तो नहीं कहता है जो देखो राम परवेश की बीबी आई है, कहती है जीविका की दीदी आई है। अपना नाम से जानते हैं, पहले अपना नाम आता है। ये पहचान कौन दिए? नीतीश भैया ने। अगर नीतीश भैया जीविका नहीं लाते तो हम लोग को ना पहचान मिलते, ना हम स्वस्थ सुरक्षित रहते। आज नशा बंद किए हैं, हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही हम सब दीदी जीविका से नहीं थे। नशा मुक्त जो भी बचा है वो भी दूर करें, और बेटी को कभी बाल विवाह नहीं करें, क्योंकि मेरा भी शादी 13 साल में हुई थी। मैं भी इस समस्या से गुजर चुकी हूँ। जितने भी दीदी हैं हम अनुरोध करेंगे जो अपना बेटी को बढ़ाइए, पढ़ाइए और ज्ञान दीजिए। अपना पैर पे खड़ा होने का साहस दीजिए। जो अपना पैर पे खड़ा होगी, जो मुसीबत हम नहीं हम झेले हैं, वो मेरे बच्चे ना झेले। इसलिए मैं नीतीश भैया को दिल से धन्यवाद देते हैं। भैया आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। आप स्वस्थ सुरक्षित खुशहाल रहेंगे, हम सब दीदी भी रहेंगे। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। जितने भी दीदी भैया हैं सभी को बोलेंगे नीतीश भैया के लिए दिल से धन्यवाद दें। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय बिहार, जय जीविका, जय नीतीश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम सबके अनुरोध से सर एक और दीदी को बुलाना चाहेंगे। बबली देवी दीदी है जो सहायक ग्राहक सेवा केंद्र जो बैंक सखी के रूप में काम करती है। अपना अनुरोध। माननीय मुख्यमंत्री भैया जी को मेरा नमस्कार। यहाँ बैठे समस्त दीदी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबली देवी है। मैं खैरो पंचायत से हूँ, प्रखंड ठाकुरगंज। पंतली जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। 30 महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। जब मैं जीविका में नहीं जुड़ी थी तो मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। सन 2018 में मैं जीविका से जुड़ी और जीविका से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जीविका एक जीविका साधन है। तो मैं समूह में जुड़ी तो मुझे पता चला कि समूह में बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि ना मैं भी समूह से ऋण लूं और अपना एक बिजनेस करूं। तो मैंने बैंक द्वारा समूह से 10,000 रुपये ऋण लिया और मैंने एक सिलाई मशीन और मेरे पति ने एक छोटा सा फल का दुकान खोला। मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स भी किया था
और मैं चाहती थी कि मैं आगे कुछ और करूँ। तब 2020 में मुझे बैंक सखी के बारे में पता चला और मैंने बैंक सखी के लिए अपना नाम उसमें दिया और मेरा नाम चयन किया गया। चुनने के बाद मुझे पुण्य 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा और ट्रेनिंग में हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ। ऑनलाइन एग्जाम में मैंने अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद मुझे बैंक सखी का सर्टिफिकेट दिया गया। बैंक सखी का सर्टिफिकेट लेके मैं गांव आई। गांव में मैंने अपने घर पे ही ग्राहक सेवा केंद्र खोला। आसपास की दीदियों को भी बताया। बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे पूंजी की आवश्यकता थी, तो मैंने समूह से 2021 में 30,000 रुपए ऋण लेके अपने गांव में एक छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र खोला और महिला ग्राम संगठन की मीटिंग में जाकर मैंने सभी दीदियों को बताया कि दीदी, आप लोग जो बैंक जाती हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और 100 रुपये भाड़ा लगता है। मुझे जीविका द्वारा बैंक सखी चुना गया है और मैंने एक छोटा सा ग्राहक सेवा केंद्र खोला है। आप सभी दीदी समूह का पैसा जमा और अपना पैसा निकासी मेरे पास आकर कर सकती है। आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा ही बचेगा। इससे हम 2 टका कमा भी पाएंगे। अभी हम खुशहाल हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती हूँ और उनका ध्यान भी अच्छे से रख पाती हूँ। नीतीश कुमार भैया जी को मेरा दिल से धन्यवाद देती हूँ। महिला ग्राम संगठन को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा मुझे बैंक सखी चुना गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, आज 300 दीदियां उपस्थित है सर। इधर 2,24,000 दीदी जीविका में जुड़े हुए इस जिला में। आप सभी जीविका दीदियों की ओर से हम सर से अनुरोध करना चाहेंगे सर, उपस्थित जीविका दीदियों को आपके आशीष वचन, आपका मार्गदर्शन। विभिन्न राज्यों के जिलों के समाधान यात्रा के क्रम में आज यहां भी आने का मौका मिला है और जो विभिन्न जिलों का हम दौरा कर रहे हैं उसमें हमारा ये मकसद है कि विकास की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको देखना, विकसित हुआ है या नहीं, या कहीं विकास के लिए और कोई बेहतर काम करना है, तो इन सब चीजों को देखने और जानने के लिए और साथ साथ मेरा मकसद यही है कि हम सब जगह जहां जा रहे हैं जीविका की दीदियों के साथ एक मीटिंग करते हैं और इसी सिलसिले में आज आपके बीच में हम जहां से चल रहे हैं वहां आपके साथ बैठ करके आपकी बात को सुनना, आपकी बात को जानना, इसी के लिए। और जब हम जो यात्रा में भी इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं वहां पर किसी भी काम को देख रहे हैं, जीविका दीदियों के भी काम को देख रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ ही बैठक हो रही है। मुझे आप लोगों की बात सुन करके भी मुझे बहुत खुशी हुई है और इस कार्यक्रम के समाधान यात्रा में तो हमारे साथ आए हुए हैं माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता विभाग संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग जनाब शाहनवाज साहब, माननीय विधायक कोचा धामन जनाब मोहम्मद इजहार अस्फी साहब, माननीय विधायक बहादुरगंज जनाब अंजार बैमी साहब, माननीय विधायक किशनगंज जनाब इजहारुल हुसैन साहब और राज्य के वरिष्ठ अधिकारीगण यहां मौजूद हैं। बिहार के माननीय मुख्य सचिव श्री जनाब अमीर सुभानी साहब,
और बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुरेश प्रसाद चौधरी जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी जी, किशनगंज के जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री जी, पुलिस अधीक्षक किशनगंज डॉक्टर इनामुल हक साहब, और आप लोगों के बीच में से जो 6 दीदियों ने अपनी बात कही, मोहतरमा नगमा खातून जी, श्रीमती सुनीता देवी जी, श्रीमती मीना मुर्मू जी, मोहतरमा मनसा खातून जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी, श्रीमती बबली देवी जी, आप सब लोगों की बात सुन करके मुझे अच्छा लगा। आप लोगों ने अपने अनुभव के बारे में जानकारी दी, ये बहुत खुशी की बात है। और आप जानते हैं, हम जो आप लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, अब जो संख्याएं बढ़ी, जब मुझको काम करने का मौका मिला 2005 में 24 नवंबर को हमारा काम शुरू हुआ, और उसके बाद जो हम विभिन्न चीजों को देख रहे थे, और उसी सिलसिले में जो देखा कि जो हमारी स्वयं सहायता समूह है यहां, उनकी संख्या बहुत कम है। और जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे, तब भी देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानते थे कि यहां स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ज्यादा संख्या में भाग ले रही हैं, लेकिन बिहार में कम थी। हालांकि उन लोगों से हम मिले हुए थे 2006 के जनवरी में, लेकिन लगा कि इनको और ज्यादा कुछ बेहतर काम होना चाहिए। तो उसी समय और कुछ विशेषज्ञों को बुला करके हमने बातचीत की, सारे सरकार के अधिकारियों के साथ, और बैठ करके निर्णय लिया कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या को बढ़ाना है, ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े, और उनको काम, और एक तो उनका ऐसा काम दिया जाए, और उनका ऐसा इस तरह से उनको एक एक चीज के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो ठीक ढंग से काम करें, उनकी आमदनी हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमने कहा कि भाई हम लोगों को बेहतर ढंग से स्वयं सहायता समूह को चलाना है, और स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ानी है। और उसी सिलसिले में जो हम घूम रहे थे, और जो भी हम देखते थे कि हमारी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, आगे बढ़ेंगी, तो इसीलिए हमने उसका नामकरण कर दिया था जीविका। अब आप जीविका दीदियां कहलाती, और जीविका नामकरण कर दिया। और जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया, हमने कह दिया कि भाई अब स्वयं सहायता समूह की संख्या कम से कम 10 लाख होगा बिहार में, और इसके लिए काम करना शुरू किया। आज जो उसमें जुड़ेगी सब जीविका दीदियां कहलाएंगी, और इस तरह से काम हमने, और जो पहले होता था उससे बेहतर करवाना शुरू किया। तो यहां का जो काम होना शुरू हुआ, तो इसके बारे में चर्चा होने लगी बाहर। और उस समय जो केंद्र सरकार के मंत्री थे वो आए, आज वाले केंद्र सरकार नहीं, उस समय के केंद्र सरकार की बात हम कर रहे हैं, ये 7 की बात हम कर रहे हैं 2000 से। तो उन लोगों को भी मालूम हुआ, और उसके बाद वो लोग यहां आए कि भाई आपने तो बड़ा अच्छा काम किया है, और इतना ज्यादा काम हो रहा स्वयं सहायता समूह में, आपकी संख्या तो बहुत कम थी, और आप संख्या बढ़ रही है, और दूसरी बात है आपने जीविका कह दिया है, जीविका दीदियां। तो उन लोगों ने भी देखा, और उसके बाद केंद्र सरकार ने उस समय तय कर दिया पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह है सारे देश का है, तो इस स्वयं सहायता समूह में जो पूरे देश के लिए भी उन लोगों ने नामकरण कर दिया आजीविका, यानी बिहार में जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए। तो भूलिएगा मत आप लोग, नामकरण आपका हुआ जीविका तो देश भर में आजीविका। आई बहुत पहले की बात है।
ऐसा ना हो कि आजकल प्रचार करने वाला लोग है बहुत ज्यादा, तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। मतलब ये बात है बहुत पहले की, और उस समय आपका नामकरण जीविका और देश भर में आजीविका। तो आप समझिए मुझे बड़ी खुशी हुई। अब संख्या तो बहुत बढ़ने लगी। अब आप जान रही हैं ना, अब संख्या हम लोगों की बढ़ करके हो गई 10 लाख से भी ज्यादा। और जो हमने जीविका दीदियां आपका नामकरण कराया है, तो आप जान रहे हैं अब उनकी संख्या हो गई आप लोगों की पूरे बिहार में 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदियां हो गई। अब आप समझ लीजिए कितना बढ़ रहा। मेरी इच्छा तो इसको और बढ़ाने की है। जो हम 10 लाख किए थे, अब 10 लाख से आगे बढ़ गया। हमारी इच्छा तो और ज्यादा है। तो हम जब भी निकलते हैं, जब से हमने आप लोगों के लिए काम किया और अन्य काम किया, सबको देखते हैं, लेकिन आप लोगों का भी काम हम देखते रहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई आखिरकार हमने जो काम शुरू कराया, ये आखिर क्यों शुरू कराया। इसलिए कि आप जानते हैं कुछ अमीर परिवार में भले ही महिलाओं का कहीं कहीं कुछ काम रहता हो, लेकिन ज्यादातर गरीब परिवारों की, सामान्य परिवारों की, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, किसी भी जात की हो, तो जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनमें महिलाओं को कोई काम नहीं, और तो घर में सेवा करती ही रहती थी और जरूरत पड़ने पर खेत में भी चली जाती थी, लेकिन उनके जिम्मे कोई काम नहीं था। अब ऐसी स्थिति तो मेरी इच्छा थी ना भाई कि खाली मर्द काम करेगा तभी होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। अगर महिला भी काम करेगी और पुरुष भी काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, तो परिवार बहुत आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। इसीलिए हमने ये काम शुरू कराया कि हर जगह एक तो जीविका दीदियां बने, स्वयं सहायता समूह बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ने में कितनी संख्या कम थी। ज्यादातर गरीब तबका था। 5वें क्लास के बाद बेटियों को नहीं पढ़ा पाते थे। कहा कि 5वें क्लास के बाद आगे पढ़ने के लिए भेजते तो उसके लिए जो कपड़ा देना होता, वस्त्र तो नहीं दे सकती थी, तो नहीं होता था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने वही ना शुरू किया कि 8वें क्लास तक शुरू करो। फिर हमको लगा कि 8वें क्लास तक वस्त्र का तो शुरू कर दिया। तब हमको लगा कि भाई 8वें क्लास तक खाली और आगे पढ़ेगी, तो हमने फिर 9वां क्लास से आगे के लिए हमने साइकिल योजना शुरू करा दी। अब कोई लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, भी नहीं चलाती थी। अब कुछ लोग मेरी आलोचना करने लगे कि भाई आप लड़की को साइकिल दीजिएगा, लड़की को कोई तंग करेगा। हमने हंसते हुए कहा था कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को पढ़ने के लिए हम लोग ये देने जा रहे हैं, इसलिए कोई किसी को तंग नहीं करेगा। अब आप सोच लीजिए, जब लड़कियां साइकिल चलाकर चलने लगी कितनी खुशी हुई, और जब स्कूल से में पढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगी लड़कियों की, और जब घर आ जाती थी स्कूल से तो अपने पिता या माता को उठा करके बाजार भी ले जाती थी साइकिल पर चढ़ाकर। आप जरा कल्पना कर लीजिए, ये सब 8-9 की बात आप लोगों को कह रहे हैं। वहां से शुरू करवाया और कितनी महिलाएं आगे आने लगी, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, इसलिए हमने ये काम शुरू कराया। अब बाद में 10-11 से जब घूमते रहते थे तो लड़का सब कहता था बाबू सुन, हम कहो ना भाई, तो हमको भी दीजिए। तो हम कहा ठीक है तुमको भी दे देंगे। तो बाद में 11 के बाद हम लड़का को भी देना शुरू किए, वो अलग बात है, लेकिन लड़कियों के लिए काम शुरू किया और कितना अच्छा काम हुआ। अब पढ़ाई तो सब पढ़े, अरे भाई खाली लड़का पढ़ेगा, लड़की भी पढ़ेगी तभी ना चीज होगा। तो बहुत जरूरी था, वो भी काम हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद महिलाओं के लिए क्या किया हम लोगों ने, 5 में या 6 में ही पंचायत का चुनाव, तो हम लोगों ने क्या किया, केंद्र में कानून बना था 93-94 में, और जब वो कानून के लिए कमेटी बनी थी लोकसभा राज्यसभा की, तो हम तो लोकसभा के सदस्य थे, हम भी उस कमेटी के मेंबर थे, हम उसमें खूब लगे हुए थे। और उसके बाद उसमें तय हुआ था कि जब भी कहीं पंचायत का चुनाव होगा उसमें कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेगा। उस समय का तय कम से कम 1 लाख। और जब हमको यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने कहा भाई कम से कम 1 लाख न, ये 1/3 तय किया है। हम बिहार में महिलाओं के लिए 50% का करेंगे आरक्षण।
और देखिए 6 में चुनाव हुआ, अब तो 4 बार न हो गया पंचायत का। महिलाओं के लिए 50%, और 2007 से फिर नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने 50% कर दिया। तब महिलाएं चाहे पंचायती राज संस्थाओं में हो या नगर निकायों में हो, आधा से ज्यादा महिलाएं हो रही हैं। तो इसके लिए तो आप समझ लीजिए ना। और पहले तो खाली कुछ अमीर परिवार की कुछ महिलाएं इक्का दुक्का जगह कहीं पर होती थी, लेकिन अब सब कितना ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी जात की महिला सब जगह जो अब हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जब हम लागू किए थे तो कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोल रहे थे कि आप कर दीजिएगा, महिला को इतना दे रहे हैं तो हम लोगों के घर में महिला खाना बनाती है, अब हम ही को ना खाना बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए, आप जो भी बोलना हो बोलते रहिए, हम तो चाहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाएं। अब चलिए, अब कितनी महिलाएं बढ़ने लगी, पढ़ाई में भी, जीविका दीदियों में, और उसके अलावे इन सब चीजों में सबको दिया जगह। तो ये सब काम किए। और उसका सरकारी नौकरी में 2013 में हमने क्या कर दिया, पुलिस में हमने क्या कर दिया, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण। और आप जानते हैं कितना इक्का दुक्का महिलाएं थी। और अब बिहार में जितनी महिलाएं हो गई, हमने तो 35% की, अब हो गई 28%, 29% के करीब। तो अब आप समझ लीजिए कि जितनी महिलाएं अब हैं आप पुलिस में, ऐसा देश में जो हम लोगों से दुगना 2.5 गुना ज्यादा पुलिस की संख्या है, वहां भी इतनी संख्या महिलाओं की नहीं है जितना बिहार में हो गया है ये महिलाओं की। और उसके बाद 2016 में हमने तय कर दिया, सब सरकारी सेवा में हम महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण देंगे, और वो सब शुरू हो गया। तब सोच लीजिए, समाज का विकास होगा तो पुरुष के साथ साथ जब महिलाओं को दायित्व मिलेगा और उनको अवसर मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, उनको सहायता दी जाएगी, तभी न परिवार आगे बढ़ेगा और तभी न राज्य आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये सब काम होते हैं। तब आप लोग काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पहले मिलते थे, चाहे चुनाव लड़ते ही रहते थे, बात तो हम करते रहते थे, हमको मानती बहुत थी, लेकिन अब बेचारी सबको बोलने में उतना बढ़िया नहीं लगता था। आजकल आप लोगों के बीच में हम जाते हैं, कितना अच्छा बोलने लगी हैं, कितना अच्छी बात हो गई, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब बात जान गई, एक एक चीज आप लोगों का हो गया। तो आप सोच लीजिए कितना विकास हो रहा है। तो हम तो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तो यही ना चाहते हैं कि आपका और विकास हो, संख्या भी बढ़ा रहे, और हम घूम काहे के लिए रहे, सबकी स्थिति देख रहे, और आपकी बात हम सुनते रहते हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है, लेकिन हम आपकी आमदनी और बढ़ाना चाहते हैं और आपकी संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। जब आपकी आमदनी और बढ़ेगी और आपकी संख्या बढ़ेगी तो परिवार कितना बेहतर हो जाएगा और राज्य कितना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं, तो हमको तो पूरा है, और आप लोग जो काम कर रही हो पूरा काम करते रहिएगा। और आप ही लोगों के कहने पर आप बोलिए ना, हम तो आपके लिए काम कर रहे थे, घूमते ही रहते थे, हर बार मिलते थे, हर किसी को देखते थे कितना अच्छा काम कर रही है, किनको और कुछ जरूरत है, हर बार आपके काम में हम बढ़ाते जाते हैं। इस बार भी घूम रहे हैं तो आपको और काम बढ़वाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन महिलाएं कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब 2015 में जीविका दीदियों का ही एगो मीटिंग था पटना में, राजधानी, हम भाषण देकर के बैठे तो जीविका दीदियां खड़ा हो गई, और खड़ा होकर कहीं कि शराब बड़ा बुरा चीज है, आप शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम फिर वापिस गए, एगो यहीं पर बैठी ये महिला जो है, ये भी उसमें थी, लेसी सिंह थी, वो उस मीटिंगवा में थी, ये भी बैठी हुई थी। तो इसलिए हम आप लोगों को याद दिला देते हैं, महिला है इसलिए जान लीजिए कि तब हम खड़ा होकर के चले गए और जाके हमने कहा कि देखिए भाई 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव के बाद फिर जीत जाएंगे हम तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और उसका आ गए हम लोग,
15 के नवंबर में चुनाव हो गया, जीत गए, तो हम लोगों ने तय कर दिया और बोलिए लागू हो गया। और कितना इसके लिए अभियान चलाएगा? पूरे राज्य में जितना अभियान चलाएगा, शहरों में तो उतना नहीं, लेकिन गांव में ज्यादा चला। और इतना करने के बाद हम लोगों ने लागू कर दिया। और जब लागू कर दिया तो कुछ बड़े शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने देसी को तो बंद किया, शराब को विदेशी रहने दिया। लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे ही ये हुआ, समूचे बिहार में लागू कर दिए, बाकी जगह देसी विदेशी पूरा शराबबंदी लागू। तब वहां जो शहरी क्षेत्र में, कुछ बड़े बड़े शहरी क्षेत्र में, तो वहां भी महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सब निकल करके दुकान खोलने नहीं दी। मुझको इतनी खुशी हुई कि अरे भाई, हमको तो लग रहा था कि शहरी क्षेत्र में भी प्रचार नहीं किए, अभी प्रचार और करवावेंगे तब लागू करेंगे। यहां तो पहले ही से सब तैयार है, इसलिए उसको तुरंत 5 तारीख को 4 दिन के अंदर हम लोगों ने शहरों में भी लागू कर दिया पूरा। और तब से शराबबंदी लागू है। और जब लागू हुआ तो सब जगह घूमते हुए आप ही लोगों से, महिलाओं से, जीविका दीदियों के साथ बातचीत हुई, तो उसी में से किसी ने कहा वही मेरा पति शराब पीता था, नौकरी करता है और घर लौट करके आता था, शराब पी करके झगड़ा करता था और कुछ बाजार से लाता नहीं था। हम लोगों को बड़ा दुख था, बच्चे बच्चियों को पढ़ने में भी दिक्कत थी। लेकिन जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया और अब वो आते हैं तो सब्जी लेकर के आते हैं, मुस्कुराते हैं। और अब हम लोगों को कितनी खुशी है, ये महिलाओं ने बताया। बोलिए शराबबंदी लागू होने से कितना होगा? अरे कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। कोई भी काम करिएगा तो 100 में 90 तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी जो 10 है ना, उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें भी 5-7% को ठीक करिए, 8% को ठीक करिए। इक्का दुक्का तो गड़बड़ होता ही है, स्वभाव गड़बड़ रहता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सब आप जानते हैं। 2018 में हमने एक पूरा का पूरा जायजा लिया। 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। अभी तो हम फिर दोबारा करवा रहे हैं, इस बार और पता चलेगा। कुछ लोग कई शराबबंदी लागू कर रहे हैं तो अंड-बंड बोलता है ना, जहरीला शराब से मर जाता है, और तब उसी समय तरह तरह की बात करने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि शराबबंदी खत्म हो जाए, तो कितना गंदा काम करते रहता है। तो इसीलिए, और पिछले साल हम लोगों ने जो किया था समाज सुधार अभियान, और उसमें तीनों चीज, शराबबंदी भी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। तो आप बोलिए कानून बना हुआ, अभी तक तो आप तो चर्चा कर ही नहीं रहे थे। बाल विवाह नहीं होना है, कानून बना हुआ है। लड़की की उम्र 18 साल हो तब शादी होगी, कम से कम 18 साल, और लड़का का उम्र कम से कम 21 साल हो तब शादी होना चाहिए। तो इसलिए बाल विवाह बहुत जरूरी है। और कम उम्र में शादी होगा बिना मतलब को लोगों को तंग होता है, बहुत परेशानी होती है, नहीं होना चाहिए। और दहेज प्रथा कोई मतलब है? लड़की की शादी लड़का से होगी और लड़की के परिवार को, लड़का के परिवार को देना है पैसा। ये कितना गंदा है। कानून बना हुआ है दहेज प्रथा के खिलाफ देश भर में, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। क्या मतलब है गड़बड़? आप बताइए। तो लड़का का ब्याह करने के लिए लड़की के लिए, अरे लड़का को लड़की से शादी होगा तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा, और नहीं होगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग को तो मां ने ना जन्म दिया है, पिता दे देगा जन्म? ये संभव है कभी जी? तो इसलिए सब कुछ तो महिलाओं का। तब महिला के शादी के लिए पैसा, कानून तो बना हुआ, तब भी कुछ लोग गड़बड़ करता है। तो शराबबंदी नहीं होना चाहिए, ये शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराब के खिलाफ बिल्कुल चलना चाहिए। शराबबंदी लागू, और ये दहेज प्रथा के खिलाफ हम कह रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के लिए तो एक अलग हम बता ही चुके हैं, मैंने दहेज प्रथा के बारे में कह रहे। तो ये दहेज को नहीं होने देना चाहिए, बाल विवाह नहीं होने देना चाहिए। तो इसके लिए आप सब लोग पिछली बार जो किए थे, जो आप बता रहे समाज सुधार अभियान, इसके लिए हमने कागज पिछली बार ही बंटवाया है। तो याद रखिए क्या कागज बंटवाया पिछली बार। आप पिछली बार जो आपको दिए, आप देख लीजिए
हम लोगों ने जो सबको बताया कि भाई क्या हुआ था, देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तब बापू जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब पूरे देश में लोगों को समझा रहे थे शराब बुरी चीज है, शराब मत पियो। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि को हर लेता है। अब और दूसरा चीज क्या कहते थे, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। अब आप बताइए, जो राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आजाद कराया और वो आजादी की लड़ाई में ये बोलते रहते थे, तो इसलिए हमने लिख करके दे दिया एक एक आदमी को, भाई आजाद करने वाले और अपने बापू के बारे में जो बात है इसको एक एक आदमी को जानना ना चाहिए। कुछ लोग अपना को काबिल समझता है, और तो मेरे खिलाफ है तब से न हो गया है, कुछ काबिल लोग अपने को समझता है, चंद लोग, सब लोग नहीं, चंद लोग, तो उसके चलते कि हम शराबबंदी लागू करवाए। लेकिन आप बोलिए तो भाई आप लोगों की इच्छा, आप बापू की आकांक्षा, तो हम लोग तो वही ना लागू किए हैं, इसलिए एक एक को बताना चाहिए। इसके बाद हम लोग जब लागू कर दिए शराबबंदी, तब फिर उसके बाद आप जान लीजिए, जो दुनिया भर का स्वास्थ्य का काम देखता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय है, सारे देश के लिए है, और उन लोगों ने भी 2016 में हम लोग शराबबंदी लागू किए थे, उसने पूरे दुनिया का अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट 2018 में जारी किया, और वो देख करके हमको लगा कि देखिए जरा सा इन लोगों ने क्या बताया। कहा कि पूरे दुनिया में एक साल में 30 लाख लोग मरते हैं, और जो 30 लाख लोग मरते हैं उसमें 5.3% लोग शराब पीने के कारण मर जाते हैं। ये दुनिया भर का आंकड़ा, अब आप सोच लीजिए। और कोई 20 साल से लेकर के 39 साल का है, शराब पीता है, आप जरा सोच लीजिए कैसा चीज है शराब पीना, कितनी बुरी चीज है। और जो लोग भी कई तरह का जो काम करते रहता है, अब आप बताइए, अब आप जानते ही हैं, उसने तो ये भी कह दिया जितना बीमारियां हैं, और उसका अध्ययन किया कि दारू पीने से 200 तरह की बीमारियां होती हैं, और जो सबसे खराब बीमारियां हैं लिखा हुआ है वो सब उसी में होता है, शराब पीने के कारण। तो इसने बताया, जब देखिए तो अभी कोरोना का दौर था, कौन किया, वही WHO वालों ने ही किया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज के बारे में सबको बताया, और उन्हीं लोगों ने 16 में पूरे दुनिया का किया शराब के बारे में कि क्या हालत है, कौन लोग, कितने लोग इसके लिए तबाह होते हैं। तो एक एक चीज के बारे में सब तरह से उन्होंने किया। और जानते हैं शराब पीते हैं लोग, और जो दुनिया भर में आत्महत्या कितना करता, तो उसने देखा कि जितना लोग आत्महत्या कर लेता है उसका 18% लोग दारू पीने वाला आत्महत्या कर लेता है। ये उसका रिसर्च है जो हम लोगों ने दिया, एक एक तरह से हम लोगों ने कहा। और उसके बाद गाड़ी चलाता है, अब मैंने कि सब कितना दुर्घटना होता है, सड़क दुर्घटना, तो उसने पूरे दुनिया का कहा कि सड़क दुर्घटना जितना भी होता है उसमें 27% दुर्घटना होती है जो सड़क चलाने लगता है, दारू पी करके चलाता है, और उसी के चलते दुर्घटना होती है। आप सोच लीजिए, दुर्घटना भी होता है और उसका 27% यानी 1/4 से भी ज्यादा दुर्घटना होती है दारू पी करके लोग गाड़ी चलाते हैं। तब एक एक चीज के बारे में, बीमारी के बारे में, हर चीज के बारे में, तो एक एक चीज जो आप लोगों को हम लोगों ने दे दिया है। और उसी तरह से बाल विवाह दहेज प्रथा के कानून बना हुआ है। तो यही हम आग्रह करेंगे कि न सिर्फ खुद ही खाली देखते रहिए, बाल बच्चा सबको, और सिर्फ घर में ही नहीं, अगल बगल सबको, और आप लोगों के हाथ में ही है, आप ही के कहने पर ही सब हो रहा है, और आप लोगों की तरक्की हो रही है, आप लोगों की संख्या बढ़ रही है, और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग सबको कहते रहिए। अब बुरी चीज है
कोई अगर दहेज लेता है तब मना करिए, मत लो। तो उसके बाद तो उसमें एकदम मत, अगर कोई ले आप लोग कहने पर नहीं लेता तब उस हालत में उसके शादी में जाइए ही नहीं। तो जब कोई नहीं जाएगा तब पता चल जाएगा ना कि दहेज लिए हुए। कानून बना हुआ है कितना, तो एक एक तरह से। और बाल विवाह के लिए भी सबको समझाइए। तो एक एक चीज, और जो काम कर रहे हैं वो काम को खूब बढ़िया से कर रहे हैं, इसको और आगे करते रहिए। आपका काम हम लोग बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी आपको बढ़वाएंगे, आप और आगे बढ़ाइए, समाज आगे बढ़ेगा, आप सब आगे बढ़िएगा। लेकिन साथ साथ समाज के उत्थान के लिए प्रेम और भाईचारे का भी भाव रखिए। कुछ लोग तो पहले जानबूझकर झगड़ा करता था, अलग अलग जात वाला, हिंदू मुस्लिम वाला भी, लेकिन अब तो बहुत कम गया है। तब आप लोगों का दायित्व तो है कि कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी जात का हो, झगड़ा नहीं करे, सब अपना काम करे। और इसी के लिए प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा करना चाहिए। ये भी आप लोगों का काम है। अब बाकी जो 3 चीज कह दी उसके लिए काम है। और खूब मेहनत करके काम करते रहिएगा। और आपको हम पुनः 2 बार कह चुके हैं, आपको तीसरी बार कह रहे हैं, हम घूम इसलिए रहे हैं कि आपकी संख्या बढ़वाएं और आपकी आमदनी बढ़वाएं, ताकि बिहार का विकास हो। तो आपको जब ये सब चीज पसंद है तो हम जो कह रहे हैं कि ये जो चीज है समाज सुधार वाला काम, ये काम बराबर आप लोग जो हमने पिछली बार किया था और हमने कह दिया था कि भाई हम तो 12 जगह गए और अब बीच में तो 2 बार कोरोना और बढ़ गया था, तो हमने कहा कि भाई आप लोग जरूर घूमते रहिए। तो हम आग्रह करेंगे कि भाई समाज सुधार अभियान वाला भी काम आप लोगों का जारी रहे, ये जरूर रखिएगा। आप जारी रखिएगा ना, इसके लिए हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात सुन के खुशी हुई। इसी तरह से आप और खुद भी आगे बढ़िए, परिवार को आगे बढ़ाइए, बाकी महिलाओं को भी जोड़िए, सबको आगे बढ़ाइएगा, तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस जिला में सर अभी तक 321 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ सर बैंकों के माध्यम से। वापसी प्रतिशत 98% है सर, 98 to 99% है सर। अभी आपसे अनुरोध है सर, 1533 समूहों के बीच में 23 करोड़ 50 लाख 50 हजार रुपया का चेक वितरण हम 2 दीदी से अनुरोध करना चाहेंगे, जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ से प्राप्त करेंगे। दिलफरोज बेहमदी, रूबी श्रीवास्तव जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चेक का प्राप्त किया है। हम अभी अनुरोध करेंगे मेजबानी देवी दीदी से, खुद से बनाई है मेमेंटो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपने हाथ से देंगे। मेमेंटो देते हुए जीविका दीदी को उससे धन्यवाद भी करेंगे। हम साथ अनुरोध करूंगा प्रतिमा देवी दीदी, अनिता देवी दीदी से उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण का, उपस्थित मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी, एसीएस, फाइनेंस, सभी पदाधिकारी को भी मेमेंटो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगणों का, सभी उपस्थित पदाधिकारियों को भी आपके